ओके, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज डिजिटाइजर नहीं चल रहा है ये दोनों वाइट्स में। बाबा कनेक्ट भी कर रही हूँ उसको बहुत देर से, बट ये चल नहीं रहा है। मैम हाँ जी बेटा। तो एक बार सीड हैबिट एडोफाइट्स में क्या है? फाइन, देखो हमने ये पढ़ा था टेरिडोफाइट्स के अंदर होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, कंप्लीट लाइफ साइकिल वी टॉक अबाउट, and in this complete life cycle we state about the first homosporic form, heterosporous form, prothallus habit, हमने ये सब पॉइंट्स पढ़े थे। उसी में हमने कहा था जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है हमारे पास, लाइक सिलाजिनेला की बात की जाए, मार्शीलिया की बात की जाए, साल्विनिया की बात की जाए, राइट, इन्होंने कुछ इवेंट्स अपनी लाइफ साइकिल में ऐसे शो किए हैं जो इवेंट्स की वजह से हम ये कह सकते हैं कि दे हैव अ टेंडेंसी टू शो द सीड हैबिट, कि इनके पास सीड बनाने की टेंडेंसी है, इनके पास एक ऐसी टेंडेंसी है कि सीड बना सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा एब्सेंट हो जाएगा इनके अंदर जिसकी वजह से सीड बनाने से फेल हो जाएंगे, दे फेल टू प्रोड्यूस द सीड, राइट। तो हमने कहा ऐसे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट जिनके अंदर इवेंट्स हैं ऐसे लाइफ साइकिल में, राइट, जो सीड हैबिट के लिए प्रिकर्सर हैं, जिसकी वजह से वो हैबिट ये शो कर सकते हैं, टेंडेंसी शो कर सकते हैं कि हाँ सीड बन सकता है, राइट, लेकिन वो सीड बना नहीं पाएंगे। तो अब हमने कहा सबसे पहले तो पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर एक प्लांट में सीड डेवलपमेंट करना है तो सीड डेवलपमेंट के लिए उसके पास क्या क्या फीचर्स, क्या क्या स्पेसिफिक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, what should be the specific mandatory requirements present over there. Just a second. राइट, तो हमने कहा यहाँ पर जो मेन रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, राइट, वो सबसे पहली तो क्या होना चाहिए कि उसका नेचर कैसा होना चाहिए, हेटेरोस्पोरस इन नेचर, राइट, इट मस्ट हैव अ हेटेरोस्पोरस नेचर, कि उसके पास माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर बनने चाहिए, मींस 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनने चाहिए लाइफ साइकिल में, जो हमें सिलाजिनेला में मिला, राइट, मींस इन पांचों में, राइट, जितने भी एक्वाटिक फॉर्म्स हैं उनके अंदर भी मिला, सिलाजिनेला में मिला, मार्शीलिया में भी मिला, राइट। फिर उसके बाद हमने कहा दे मस्ट शो द एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन ऑफ द गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट का एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन शो करें कि गेमेटोफाइट जो बनेगा वो स्पोर के अंदर फॉर्म होगा, जिसकी वजह से गेमेटोफाइट का नेचर डिपेंडेंट रहेगा, गेमेटोफाइट इन विट्रो फॉर्म होगा, राइट, और उसी के साथ साथ इट्स गोइंग टू बी द वन, राइट, जो हम ये शो करेंगे कि हमारे पास गेमेटोफाइट रिड्यूस्ड इन नेचर होगा और मस्ट बी डिपेंडेंट इन नेचर, ये होना चाहिए कि गेमेटोफाइट मस्ट बी डिपेंडेंट इनसाइड द मदर बॉडी विद द रिड्यूस्ड नेचर, मींस लेस नंबर ऑफ सेल्स। ये पॉइंट सिलाजिनेला और इन सब फॉर्म से मिला तो सही, बट दिस पॉइंट इज ओनली फाउंड फॉर द फीमेल, सॉरी ओनली फाउंड फॉर द मेल, नॉट फाउंड फॉर द फीमेल। फीमेल के लिए ये पॉइंट नहीं मिला, फीमेल में हमें कंप्लीट एंडोस्पोरिक नेचर फाइंड नहीं हुआ, राइट, वी डिडंट फाइंड द कंप्लीट एंडोस्पोरिक नेचर। अगर मुझे फीमेल गेमेटोफाइट के लिए कंप्लीट एंडोस्पोरिक नेचर नहीं मिला, राइट, तब मेरे पास प्रॉब्लम आ गई कि हमने कहा अब ये पॉइंट है कि भाई फीमेल के पास अगर एंडोस्पोरिक नेचर नहीं है प्रॉपर डेवलपमेंट में, तो फीमेल का गेमेटोफाइट तो एक्सपोज रहेगा, राइट, पार्शियली डिपेंडेंट रहेगा, राइट, वो पार्शियली डिपेंडेंट में फीचर नहीं चाहिए था इसका, जिसकी वजह से पहला पॉइंट जो इन्होंने जिसको टारगेट किया गया फॉर द फेल ऑफ द सीड हैबिट। फिर हमने कहा इंटेग्यूमेंट की प्रेजेंस अराउंड द फीमेल गेमेटोफाइट, राइट, फीमेल गेमेटोफाइट के पास इंटेग्यूमेंट जरूर होना चाहिए, जो भी आप फीमेल गेमेटोफाइट बना रहे हो उसके पास वो इंटेग्यूमेंट हो जो आगे जाके सीड कोट बना सके, राइट, क्योंकि अगर आप सीड बना रहे हो तो सीड में सीड का प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर सीड कोट देते हो, और हम ये जानते हैं कि अगर सीड कोट बनाना है तो आपका कहाँ से बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट के इंटेग्यूमेंट से बनेगा। अब फीमेल गेमेटोफाइट के बाहर अगर कोई इंटेग्यूमेंट और एनवेलप है ही नहीं तो सीड कोट कैसे बनेगा, दैट्स व्हाई सिलाजिनेला के अंदर ये पॉइंट भी हमें नहीं मिला, राइट। फिर हमने कहा एम्ब्रियो जो डेवलप होगा उसमें हमेशा जाइगोट डिवाइड करे सबसे पहले 2 सेल्स में, सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रियोनल सेल, एंड एम्ब्रियोनल सेल विल बी participating to form the embryo. So complete zygote is not involved in the embryo development, rather a part of the zygote is involved, which is called as the meroblastic development, and the development must be towards cementum. जो ये दोनों पॉइंट हमें सेटिस्फाइबल हुए सिलाजिनेला के अंदर। फिर हमने कहा न्यूट्रिटिव टिश्यू लाइक म्यूसिनस की प्रेजेंस होनी चाहिए कि कभी कभी वो बच भी जाए, या फिर राइट फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कुछ ऐसा न्यूट्रिटिव टिश्यू बन जाए जो बहुत अच्छे से उसको आगे डेवलपमेंट में यूज कर सके, लाइक एंडोस्पर्म, तो ये सब होना चाहिए। चलो एंडोस्पर्म नहीं भी होता तो न्यूसिलस तो होना चाहिए, लेकिन उसके पास नहीं था सिलाजिनेला के पास। इसी वजह से हमने कहा ये कुछ पॉइंट्स जो नहीं है उसके पास, उन्होंने ये शो कर दिया कि भाई पूरी तरीके से सीड डेवलपमेंट तो इनमें नहीं हो सकती, बट यस दे शो द प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। सीड हैबिट के प्रिकर्सर जरूर शो करेंगे, ये ऐसा जरूर शो करेंगे कि दे आर द वन जो सीड हैबिट को राइट कैरी अप कर सकते थे, सीड डेवलपमेंट की टेंडेंसी को कैरी अप करते, लेकिन सीड डेवलपमेंट को कर नहीं पाए, डेवलप नहीं कर पाए, फेल हो गए, राइट। तो फर्स्ट रीजन क्या गया, रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर परमानेंटली विद इन द मेगास्पोर, एंड मेगास्पोर का रिटेंशन परमानेंटली नहीं देखा गया,
मेगास्पोर बाहर चला गया ना, अगर मेगास्पोर बाहर होता तो तभी तो पार्शियली डिपेंडेंट होगा, हमने तभी तो कहा पार्शियली एक्सोस्पोरिक इन नेचर, राइट। उसी के साथ कोई प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर हमें मेगास्पोरेंजियम के अराउंड नहीं मिला, देयर इज नो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर लाइक इंटेगुमेंट कवरिंग द मेगास्पोरेंजियम ऑब्जर्व्ड। गॉट द पॉइंट बेटा? यस मैम। हाँ जी, एवरीवन कंप्लीटेड? ओके गाइस, सो हेटेरोस्पोरस नेचर क्लियर है। फिर हमने क्लासिफिकेशन टेरिडोफाइट की मेन 4 क्लासेस के अंदर, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सिलाजिनेला के बारे में आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम, राइट। राइजोफोर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था और उसके कैस्पिटोस हैबिट के बारे में भी डिस्कस किया था, रेडियांटम कॉर्डेटम एज अ वॉकिंग फॉर्म, राइट। कंप्लीटेड यहाँ तक, राइट। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द जिम्नोस्पर्म, राइट। बिकॉज आज अभी ये नहीं चल रहा है डिजिटाइजर, तो आई एम नॉट एबल टू राइट द थिंग, right, so that's why we are going to talk about the gymnosperm। सबसे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। ये आपकी कुछ जैसे ब्रायोफ्लाइट्स की स्लाइड्स थी वैसे ही से टेरिडो की भी स्लाइड्स है, राइट। तो बस वही पॉइंट्स है जो हमने पहले भी करे हुए हैं, राइट। जस्ट एक बार क्विक रिकैप करेंगे इनका ताकि ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए सबको, राइट। इन दिस कंडीशन वी बेसिकली सेड बेटा, हमने सिर्फ इतना कहा था कि टेरिडोफाइट्स आर बीइंग द फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स थे हमारे पास, सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स है हमारे पास जिनमें सीड नहीं है, बट दे आर बीइंग द वैस्कुलर प्लांट्स, दैट इज व्हाई कॉल्ड एज द वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का भी नाम दिया हमने इनको, राइट। और उसी के साथ साथ भी डिफाइन, राइट, इनको हमने बेसिकली स्टेट किया, राइट, कि ऐसे हमारे पास मेंबर्स हैं, राइट, जिनमें जाइलम और फ्लोएम डेवलप हुए, लेकिन हाँ वेसल्स नहीं है, फाइबर्स नहीं है, कंपेनियन सेल नहीं है, सीड ट्यूब नहीं है, ट्रैकीज और सीड सेल्स मेनली प्रेजेंट, राइट। फिर हमने स्लीव्स के बारे में भी पढ़ा था सिलाजिनेला और फर्न्स के अंदर। और स्पोरोफिल क्या होते हैं, व्हाट आर द स्पोरोफिल्स गाइस, राइट। स्पोरोफिल क्या था हमारे पास, बराबर डिफाइन करो, व्हाट यू विल डिफाइन स्पोरोफिल इज, कैन आई से द लीफ कैरिंग स्पोरेंजियम एट द एक्सिल, राइट। वो लीफ जो किसको कैरी करेगा, स्पोरेंजियम को, राइट। द लीफ कैरिंग स्पोरेंजियम एट द एक्सिल इज कॉल्ड एज ए स्पोरोफिल। अगर हेटेरोस्पोरस फॉर्म होगा तो स्पोरोफिल एक टाइप की है, 2 टाइप की, इन द केस ऑफ द हेटेरोस्पोरस फॉर्म, दो टाइप की, राइट। So now in the case of the heterosporous form, we said about this life cycle, जहाँ हमने मेल कोन, फीमेल कोन और मेन पार्शियल एक्सोस्पोरिक फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट देखी। एग्जाम्पल सबसे मेन है बेटा, राइट, सबसे मेन एग्जाम्पल्स हैं, राइट। हमारे पास सिलाजिनेला, एक्वाटिक फर्न्स, राइट। एक्वाटिक फर्न में अजोला, सेल्विनिया, मार्शिलिया, राइट। ध्यान रखने एग्जाम्पल सबको अच्छे से। आफ्टर दैट वी मूव टू दी होमोस्पोरस फॉर्म, जहाँ हमने इक्विसिटम की बात की, राइट। टेरेस्ट्रियल फर्न, एडियांटम और ड्राइप्टेरिस हो गया हमारे पास। In this complete, we says it is going to have the exosporic germination of the gametophyte. Exosporic germination of gametophyte ने शो कर दिया कि भाई एंडोस्पोरिक हो नहीं सकता, राइट। और एंडोस्पोरिक नहीं हो सकता, उसकी वजह से हमने ये कह दिया कि भाई अब इसके पास गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट ही रहेगा, जिसकी वजह से कभी भी ये सीड हैबिट की टेंडेंसी को शो नहीं करेगा, राइट। नाउ इसी के बाद अब हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया इसके अंदर, राइट, कि इन दिस कंडीशन होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस फॉर्म के बाद, राइट, इसके मेन पॉइंट प्रोथैलस के बारे में याद रखना है, प्रोथैलस के फीचर्स क्या हैं। और गेमेटोफाइट हमें यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, गेमेटोफाइट जो होमोस्पोरस फॉर्म में मिलता है वो कैसा होता है, मोनोशियस। जो हेटेरोस्पोरस फॉर्म में मिलता है वो कैसा होता है, डायशियस। क्यों बेटा, क्योंकि अगर आपको याद हो होमोस्पोरस फॉर्म के अंदर हमें क्या मिलता है, होमोस्पोरस फॉर्म में तो प्रोथैलस मिलता है। अगर होमोस्पोरस फॉर्म में प्रोथैलस प्रेजेंट है तो प्रोथैलस तो मोनोशियस हुआ ना, जिसके अंदर एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम दोनों प्रेजेंट है, राइट। लेकिन अगर हमने कहा हेटेरोस्पोरस फॉर्म में इट इज डायशियस इन नेचर, तो हेटेरोस्पोरस फॉर्म में डायशियस क्यों, क्योंकि अलग अलग हमें मिले थे, एंथ्रीडियम अलग मिला जो आपका यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल के कलेक्शन के थ्रू बना, और मेगास्पोरोफिल के कलेक्शन के थ्रू आपका आर्किगोनियम बना, दैट्स व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड एज द डायशियस। रिमेंबर द पॉइंट, स्प्लिट ऑफ द गेमेटोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू द नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। बहुत बार आता है, क्यों, क्योंकि इनके गेमेटोफाइट को एक प्रॉपर प्लेस चाहिए, फर्टिलाइजेशन तो एक्चुअली वही होना है, तो दे नीड अ प्रॉपर प्लेस, दे नीड अ प्रॉपर रिक्वायरमेंट, राइट। और उसी के साथ साथ हमने कहा यहाँ पर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन दे रिक्वायर फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क, राइट। अब हमने इसमें डिफाइन किया कि हमारे पास जो हेटेरोस्पोरस वैस्कुलर क्रिप्टोगैम है,
राइट। जो हेट्रोस्पोरस वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हम लेके चलते हैं उसके अंदर सीड हैबिट वाला पॉइंट बस ध्यान रखना है कि सीड हैबिट वाला पॉइंट हमारे पास नहीं है, राइट। एंड इफ द सीड हैबिट पॉइंट इज नॉट देयर, राइट, जो हमारे पास सीड हैबिट की डेवलपमेंट में सीड फॉर्मेशन का पॉइंट है तो उसके रीजन जरूर याद रखने हैं और क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है। बेटा सिलोप्सिडा इज द प्रिमिटिव टेरिडोफाइट, लाइकोप्सिडा हमारे पास, राइट, हमारे पास Selaginella and Lycopodium. Sphenopsida is being the one which is called equisetum, that is the hostile, or Pteropsida हमारे पास ferns which are the advanced pteridophyte. On the basis of the structure we set them as the advanced pteridophyte. Fine. अब इसी के बाद हमने यहाँ पर right इसके अंदर state किए सबसे best thing, right, that is the next one इसके main economic importances के बारे में। उससे पहले Selaginella के बारे में जैसे हमने पढ़ा था, अच्छा एक point और Selaginella के बारे में ध्यान रखना है। Selaginella is said to be the resurrection plant. आपने Selaginella का लिखा हुआ है, बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, इट इज सेड टू बी द रिजरेक्शन प्लांट। रिजरेक्शन का मीनिंग किसी को पता है, राइट? रिजरेक्शन का मतलब इट्स बीइंग द वन जो अपने दो स्टेट को शो कर सकता है और ऑर्नामेंटल की तरह इसे यूज कर सकते हैं, राइट। रिजरेक्शन प्लांट का मतलब होता है जो अपने आप को हाइड कर लेगा अनफेवरेबल कंडीशन में और फेवरेबल कंडीशन में फिर रिटर्न बैक हो जाएगा। कैसे इसने हाइड किया था, रिमेंबर गाइस, राइट, ड्यूरिंग द ड्राई कंडीशन इसने क्या कर लिया था, अपने आप को अपरूट किया और अपने आप को फोल्ड किया एज अ ब्राउन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो एक ब्राउन बॉल लाइक स्ट्रक्चर की तरह इसने अपने आप को अपरूट करने के बाद फोल्ड करके ये स्ट्रक्चर बनाया। इस हैबिट को हमने नाम दिया कैस्पिटोज हैबिट, और ये जो कैस्पिटोज हैबिट इसने शो करी है, राइट, दैट्स मेनली बीइंग द रीजन जिसकी वजह से हमने इसे डिफाइन किया है एज रिजरेक्शन प्लांट, द प्लांट विच कैन बी स्टोर्ड, द प्लांट विच कैन बी यूटिलाइज्ड as an ornamental plant because it's having a habit to grow during the favorable and to perinate during the unfavorable condition. Complete everyone? जो इसके स्पोरेंजियम होते हैं, स्पोरोफिल पे जो एक्सिल पे अटैच्ड है, they are being covered by the flap like structure, और वो modified leaf है जो प्रोटेक्शन देती है, उसे हम कहते हैं लिग्यूल। तो बहुत बार हम लिग्यूलेटेड टेरिडोफाइट के नाम से भी Selaginella को जानते हैं, राइट। वी ऑल्सो नो अबाउट दी लिग्यूलेटेड टेरिडोफाइट, राइट, जो जिसका मीनिंग स्पेसिफिकली हमारे पास क्या है, दैट इज द मॉडिफाइड लीफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पोरेंजियम, वेदर यू मे नेम इट एज अ स्टिप्यूल समझो या ब्रैक्ट समझो। मॉर्फोलॉजी में याद है स्टिप्यूल और ब्रैक्ट हम लेके चलते हैं, हम कहते हैं स्टिप्यूल हमारे पास क्या होता है, स्टिप्यूल इज बीइंग द वन जो हमारे पास लीफ के अराउंड प्रोटेक्शन देता है, और ब्रैक्ट क्या होता है जो फ्लावर के अराउंड प्रोटेक्शन देता है। तो वैसे ही हम ले सकते हैं इसमें भी, राइट। तो यहाँ हमने बस इतना डिफाइन किया है कि Selaginella इज अ रिजरेक्शन प्लांट लिग्यूलेटेड टेरिडोफाइट, राइट, जो हमारे पास बेसिकली अपने आप को अपरूट करके फोल्ड कर लेता है एज अ ब्राउन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, राइट। फिर उसके बाद हमने यहाँ डिफाइन किया इसके अंदर राइजोफोर के बारे में जो ऑर्गन्सियो जनरस हमने पढ़ा था। अब Selaginella के दो एग्जाम्पल सबको ध्यान रखना है। एक है Selaginella bracteris which is called संजीवनी बूटी। Heard about this guys? संजीवनी बूटी, राइट। संजीवनी बूटी जो सबसे मेन मेडिसिनल प्लांट है हिमालयन एरिया का, राइट, दैट्स एक्चुअली द Selaginella bracteris, राइट। सो रिमेंबर दिस वन, Selaginella bracteris और Selaginella bracteris दोनों कह सकते हैं, मेनली bracteris के नाम से कॉमन है इसकी स्पीशीज, राइट। तो ये हमारे पास संजीवनी बूटी है, राइट, जो सबसे मेन मेडिसिनल वैल्यू को कैरी करता है, और द मेन पॉइंट इज इंडिया इज बीइंग द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ इट, इंडिया इसका सबसे मेन प्रोड्यूसर है, राइट। तो अब हमने कहा यहाँ पर, नाउ ऑन दैट कंडीशन वी सिंपली से दैट, राइट। अब हमने कहा नेक्स्ट वन Selaginella rupestris। Selaginella rupestris इसकी ऐसी स्पीशी है जिसके अंदर सीड बनाने की जो टेंडेंसी थी वो देखी गई थी। जैसे हम कहते हैं ना Selaginella is working as a precursor to the seed habit but never go for the seed formation, तो वो जो मॉडल ऑर्गेनिज्म उसे स्टडी के लिए यूज किया गया ना, दैट वाज Selaginella rupestris, right? The Selaginella rupestris is used as that model organism, right? जहाँ हमने कहा which show the feature as precursor to the seed habit, right? It's being the precursor to the seed habit. Seed habit के लिए main precursor की तरह work करते हैं, right? तो हमने यहाँ पर ये define किया as precursor to the seed habit, right? उसी के बाद Adiantum caudatum, right? Adiantum caudatum हमने last time पढ़ा था, walking fern हम इसे कहते हैं. Why walking fern? Because it's being the one which is having the right nodes at the leaf, and that nodes at the leaf tip when one touches the ground, right, young plantlet will arise from that particular point. Young plantlet वहां से arise हो जाएगा. Now उसी के साथ साथ we say the another next one equisetum, और ये बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी भी थी, equisetum को हॉर्सटेल क्यों कहते हैं, तो अब equisetum के बारे में जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, राइट। सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देंगे, दैट्स इट। इक्विसेटम हमारे पास बेसिकली बेटा क्या है, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है। इट्स बीइंग द वन व्हिच इज डिफाइंड एज द होमोस्पोरस टेरिडोफाइट,
और ये जो हमारे पास होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है, इसमें आपको टॉप सरफेस पे स्ट्रोबिलाई दिख रहा होगा, राइट, वी आर एबल टू सी द स्ट्रोबिलाई एट द टॉप सरफेस, राइट। नाउ अब हमने कहा स्ट्रोबिलाई अगर हमारे पास होमोस्पोरस फॉर्म में आउटर सरफेस पे इसका दिख रहा है, तो बहुत मेन स्टेम पे देखो नोड्स दिख रही है, और नोड से स्टेम ब्रांचेस दिख रही है। स्टेम ब्रांचेस आर जस्ट प्रोजेक्टिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द नोड, नोड से प्रोजेक्ट डाउन कर रहे हैं हमारे पास स्टेम ब्रांचेस। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ स्टेम ब्रांचेस जो प्रोजेक्ट डाउनवर्ड कर रहे हैं, उस फीचर में इफ यू विल ऑब्जर्व, तो हमने कहा यहाँ पर जो स्टेम ब्रांचेस है हमारे पास, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ ग्रो करे, तो इट्स लुकिंग लाइक, कैसा लग रहा है कि जैसे हॉर्स की जो टेल होती है, जस्ट इमेजिन करो स्ट्रक्चर, इट्स लुकिंग लाइक अ हॉर्स टेल, बिल्कुल स्ट्रक्चर वैसा ही दिखता है, राइट। इसी वजह से हम इसको डिफाइन करते हैं एज द हॉर्स टेल स्ट्रक्चर, राइट। जहाँ हमने कहा होमोस्पोरस फॉर्म है, स्ट्रोबिलाई है इसके पास, स्टेम ब्रांचेस हैं इसके पास, एंड अल्टीमेटली वी विल से इट इज बीइंग डिफाइंड एज द हॉर्स टेल, हम इसे स्टेट करते हैं, राइट, रिजेम्बलेंस लाइक अ हॉर्स टेल। इसको सबसे मेन यूज करते हैं हम स्करिंग पर्पस के लिए, राइट, इट्स मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द स्करिंग पर्पस। अब स्करिंग क्या होता है? स्करिंग इज यूज फॉर द पॉलिशिंग ऑफ द मेटल्स, इसको यूज किया जाता है मेटल पॉलिशिंग के लिए, राइट। और उसी के साथ साथ हम इसको यूज करते हैं फॉर द अनदर टास्क, फॉर द क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए, राइट। तो फॉर द क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, उसके लिए हम इसको स्पेसिफिकली यूज करते हैं। फाइन, एवरीवन क्लियर विद दिस, राइट। इकोसिस्टम के बारे में समझ आया बेटा? एक सेकंड, यस मैम। चला जस्ट अ सेकंड। Just a second, everyone. Cursor नहीं है। You are able to view the scrolling up and down of the screen? Or the screen is just hanged? No, ma'am. No ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Because it's not getting scrolled over here also. Cursor ही visible नहीं है, क्या ही प्रॉब्लम है? हम जूम पे ले सकते हैं क्लास? तो वेट बेटा, क्लास तो हम देखते हैं, इसी भी करेंगे। पहले एक बार मैं एग्जिट तो हूँ यहाँ से, कर्सर तो दिखे मुझे, इसमें यही प्रॉब्लम है। Just a second. Okay. Okay, now it's being fine? Yes, ma'am. Right. Okay, guys. Now we say over here बच्चे, हमने कहा यहाँ पर इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी टेरिडोफाइट्स की क्या है, वो ध्यान रखनी है। सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑन द टेरिडोफाइट, सबसे पहला तो आ गया सॉइल बाइंडिंग। सॉइल बाइंडिंग क्यों कह रहे हैं हम? ऑब्वियसली बात है, हमने पढ़ा था इसके अंदर टेरिडोफाइट्स आर द वन जिसमें प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, और हमारे पास जो सेकेंड दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स है, वो कैसे हमारे पास स्कैटर्ड है बिलो द सॉइल। तो एडवेंटिशियस रूट्स आर स्कैटर्ड बिलो द सॉइल, एडवेंटिशियस रूट्स हमारे पास स्कैटर्ड है सॉइल के नीचे, राइट। और उसी के साथ साथ अपने उन्होंने बाइंड कर रखा है सॉइल को, क्योंकि जितना ज्यादा एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करेंगे, राइट, हेविली ग्रो करेंगे, तो बेसिकली क्या करेंगे, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखेंगे एंड ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करेंगे सॉइल को इरोज होने से, दैट इज सॉइल को इरोज होने से, दैट इज सॉइल को वॉश डाउन होने से प्रोटेक्ट करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर बीइंग द वन व्हिच विल प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड अलाउ द सॉइल बाइंडिंग, राइट, सॉइल बाइंडिंग को अलाउ करते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमने कहा मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन अगर लेके चलते हैं तो हम कहते हैं ड्राइप्टेरिस, सबसे मेन तो हम बेटा मेडिसिन के लिए यूज करते हैं ड्राइप्टेरिस को। ड्राइप्टेरिस इज बीइंग द वन जिसमें से हम एंटी हेलमिंथिक ड्रग एक्सट्रैक्ट करते हैं। वी कैन एक्सट्रैक्ट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो प्योरीफाई करके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके हम उसको यूज कर सकते हैं, राइट, एज एन एंटी हेलमिंथिक ड्रग। अब एंटी हेलमिंथिक ड्रग हमारे पास क्या है जो हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कहते हैं हेलमिन्स। हेलमिन्स क्या होते हैं हमारे पास, राइट। तो हेलमिन्स आर बी वन जो आप पढ़ते हो ना, बेसिकली अर्थवॉर्म वगैरह, एस्टिलमिंथिस, निमेलेंथिस, राइट। तो उनके अगेंस्ट अगर कोई अटैक हो जाता है, उनका अटैक होता है बॉडी पे, तो उसके अगेंस्ट हम ड्राइप्टेरिस के एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं और उसको किल करने में हेल्प करते हैं,
राइट। फिर उसके बाद ऑर्नामेंटल में फर्न्स के क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी डेलिकेट लीव्स होती है, बड़ी बड़ी लीव्स होती है, लार्ज साइज लीव्स होती है इसके पास, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर फर्न्स को ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी यूज करते हैं, राइट। फिर हमने कहा यहाँ पर फूड, राइट। अगर फूड की बात करें तो वाटर फर्न हमारे पास मार्शीलिया, राइट, जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेनली आपका यहाँ पर स्टार्च को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इट इज बीइंग यूजिंग एज अ मेन गुड सोर्स ऑफ द फूड, राइट, फॉर सर्टेन ट्राइबल्स के लिए, राइट। और उसी के साथ स्करिंग इज इक्विसिटम स्टेम। इक्विसिटिक स्करिंग का मतलब बेसिकली है क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल। जैसे घर पे देखा है आपने, यहाँ पर घर पे जो होती है बेसिकली एक सिंपल सा वायर वाला स्ट्रक्चर, वायर वाला होता है जिसको यूज किया जाता है, राइट, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स के लिए, जैसे हम ग्लास वूल का नाम भी देते हैं, राइट। वो जो होता है, जो वैसे होता है ना, अगर हम उसको बेसिकली विलेजेस एरिया में देखें तो क्या करते हैं, प्लांट के स्टेम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट, और वो स्टेम को लेके उससे बेसिकली क्लीनिंग करते हैं यूटेंसिल की। और इक्विसिटम स्टेम्स को सबसे बेस्ट यूज किया जाता है, राइट। वो जो स्टील वूल होता है उसकी जैसे ही दिखता है बिल्कुल, राइट, और उसको हम यहाँ पर यूज करते दैट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इट, राइट, जिसको हमने नाम क्या दिया, स्काई, राइट। गॉट द पॉइंट एवरीवन? पॉइंट समझ आया? अच्छा, उसके बाद आपका बचा एक नाम जरूर याद रखना है, अजोला का। और अजोला का तो आई होप सबको पता भी होगा, इट्स बीइंग यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। हम इसको क्यों बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं? बिकॉज इट्स हैविंग अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द एनाबिना अजोले, राइट। अजोला की एसोसिएशन किसके साथ है? एनाबिना अजोले के साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ। तो अगर किसी भी फील्ड में आप अजोला को ग्रो कर दो, राइट, तो अजोला को ग्रो करने के साथ साथ कौन ग्रो कर रहा होगा? साथ साथ एनाबिना अजोले। और उस सॉइल में क्या हो रहा होगा? नाइट्रोजन अपटेक हो रहा होगा, मींस नाइट्रोजन का लेवल बढ़ रहा होगा सॉइल के अंदर। और अगर सॉइल में नाइट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है अजोला में, अजोला की वजह से, तो ऑटोमेटिकली अजोला को अगर हम राइस के साथ ग्रो कर दे पैडी फील्ड्स के अंदर, राइट, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और नाइट्रोजन अगर अवेलेबल कराएगा सॉइल में, तो नाइट्रोजन कौन यूज करेगा? राइस भी यूज करेगा। तो राइस फील्ड के अंदर इट इज यूज एज अ नाइट्रोजन फिक्सर, इट इज यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर। अजोला इज not doing the process of nitrogen fixation, guys. Anabina azole is doing the nitrogen fixation, but in association with azola, right? That's why कभी भी पैडी फील्ड्स अगर देखे हो या कोई डायग्राम में भी देखा, उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर हमेशा रखते हैं, राइट। वाई अ वेरी लिटिल लेयर ऑफ द वाटर इज बीइंग देयर, क्योंकि वहां पर उसके साथ साथ अजोला को भी ग्रो कराते हैं। और अजोला इज एन एक्वाटिक फर्न जो लिटिल बिट वाटर में ग्रो करेगा, राइट। दैट्स व्हाई वी विल से इट्स बीइंग द वन, जो हम कहते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सर की तरह वर्क करता है इन द राइस फील्ड एंड वर्किंग एज अ मेजर बायो फर्टिलाइजर विद हैविंग द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एनाबिना अजोले। एनाबिना अजोले के साथ मेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, राइट। फॉर दिस पॉइंट नाउ सब समझ आ गया, राइट, गुड गाइस। नाउ वील स्टार्ट विद दी टेरिडोफाइट्स, सॉरी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट करेंगे। अब बहुत ध्यान से इसके पॉइंट समझने हैं, साथ साथ नोट करते रहना है, राइट। तो आई एम ट्राइंग कि एक बार चल जाए मेरा भी डिजिटाइजर, ताकि आई एबल टू एक्सप्लेन यू मोर इन डिटेल, राइट। तो अब इसी में अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चे, इन द केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म, राइट, जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें, so we can simply say, just a second before, yes, एक मिनट और लूंगा। मैम वैसे मैम साथ साथ तो नोट डाउन नहीं हो पा रहा मैम, जैसे मुझे पता है, वैसे साथ साथ तभी लिखते थे आप तो हो जाता था मैम। मैं वो तभी इसीलिए मैं हम कोशिश कर जूम रही पे थी ले रखने लेते वाली, मैम और क्लास। एक मिनट रुको बेटा, जस्ट 2 मिनट और दे दो, मैं इसी की सेटिंग ही कर रही होती देर। क्या बच्चे, तो जिम्नोस्पर्म हमारे पास कौन सा? अगर जिम्नोस्पर्म को नेम दे तो व्हाट नेम यू कैन गिव इट टू मी? कैन वी से दी स्पर्मेटोफाइट? फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट, पहले सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट्स, सबसे पहले स्पर्मेटोफाइट से सीड बियरिंग प्लांट्स है हमारे पास। उसी के साथ साथ दे आर ऑल्सो बीइंग द वन, ये ऐसे भी मेंबर्स हैं हमारे पास जो स्पर्मेटोफाइट होने के साथ साथ अनदर कैटेगरी जो शो करते हैं कि इनके पास जाइलम और फ्लोएम की भी प्रॉपर डेवलपमेंट हो चुकी है, प्रॉपर रूट स्टेम लीफ की भी डेवलपमेंट हो चुकी है। अभी तक हम कह रहे थे कि भाई हमारे पास टेरिडोफाइट के पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? दे शो द प्रेजेंस ऑफ द, राइट, मेनली किसके शो करते हैं प्रेजेंस हमारे पास? एडवेंटिशियस रूट्स। क्या
लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दे विल शो द प्रेजेंस ऑफ, ये किसके हमारे पास प्रेजेंस शो कर सकते हैं, again presence of the primary root system as the tap root system. अच्छा, एक इकोलॉजी में पॉइंट्स आपने पढ़ा होगा, राइट, द प्लांट व्हिच आर नियर टू द एक्सटिंक्शन बिलोंग टू व्हिच ऑफ द ग्रुप, कौन सा ग्रुप है जिससे बिलोंग करते हैं, जो प्लांट नियर टू एक्सटिंक्शन है, राइट, जो बहुत ज्यादा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिम्नोस्पर्म। अभी जो रिसेंट जो हुआ था अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का, राइट, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में जितना भी ब्राजील के अंदर जितना भी फॉरेस्ट फायर हुआ था, उससे सबसे ज्यादा डैमेज जो पहुंचा है वो भी किसको पहुंचा है, हमारे पास जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स को, राइट। सो दे हैव द वेरी ग्रेट ड्रास्टिक नंबर्स उनके डिक्लाइन हुए हैं। जब हम स्टार्टिंग में लेके चलते हैं ना, तो जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स ऐसे हैं हमारे पास जिनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, एनॉर्मस डाइवर्सिटी है, राइट। जब हमने इसको स्टार्ट किया था पढ़ना, तब इनके अंदर हमें पास टोटल 256 जेनरा मिले थे, उसके अंदर अलग स्पीशीज अलग अलग थी। आज के टाइम में सिर्फ 69 जीनस इसके अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पर, बाकी सब जितने भी मेंबर्स हैं इसके सबके सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, राइट। तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, हम ये नहीं जानते कि इतना जल्दी क्यों डैमेज हो रहा है। इसीलिए हमेशा एक बार क्वेश्चन भी आता है बहुत बार एग्जाम में कि कौन से दो ऐसे ग्रुप है जो नियर टू एक्सटिंक्शन है, जिम्नोस्पर्म इन द प्लांट एंड एम्फीबियंस इन द एनिमल। ध्यान रखना, एम्फीबियंस इन द एनिमल, जिम्नोस्पर्म इन द प्लांट्स आर नियर टू एक्सटिंक्शन, राइट। इनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बहुत जल्दी हैं, राइट, और बहुत जल्दी, तभी हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म आर द लीस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ द होल प्लांट किंगडम। सबसे मोस्ट डाइवर्स ग्रुप कौन सा है हमारे पास, most diverse group of the plant kingdom, that is the angiosperm. Angiosperm most diverse group है, right। वहीं पर जिम्नोस्पर्म हमारे पास least diverse group है। बाकी के members तो in between है ही हमारे पास, लेकिन most और least की कैटेगरी में रखा जाए तो हम इसको प्लेस कर सकते हैं, राइट। चलो, now let's start with this। अब स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म के साथ और फिर इसकी पूरी लाइफ साइकिल पाइनस की करेंगे। ओके एवरीवन, सो वी सिंपली स्टेटेड, राइट, हमने जिम्नोस्पर्म को सिंपली डिफाइन किया कि दे आर बीइंग द मेंबर, ये ऐसे मेंबर्स हैं हमारे पास विच आर कॉल्ड एज द स्पर्मेटोफिटिक फेनेरोगैम्स, राइट। स्पर्मेटोफिटिक फेनेरोगैम्स कह सकते हैं, ऐसे फेनेरोगैम्स जो किसकी डेवलपमेंट करेंगे, राइट, सीड डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, डेवलपमेंट फॉर फर्स्ट, पहली बार सीड डेवलपमेंट हो रही, राइट। तो हमने कहा फिर सीड डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट्स हैं, राइट। नेकेड सीड बियरिंग प्लांट, नेकेड सीड का क्या मतलब है, सीड विदाउट सीड कोट और विदाउट फ्रूट कवर, विदाउट फ्रूट कवर, नेकेड सीड का मतलब विदाउट फ्रूट कवर, राइट। दे आर द फर्स्ट नॉन फ्लावरिंग फेनेरोगैम्स, राइट, जहां पर सीड्स आर नॉट एसोसिएटेड विद द फ्रूट वॉल, राइट। लीस्ट लेस स्पीशीज डाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम, राइट। ये सबसे मेन पॉइंट, स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है और एंडेंजर्ड ग्रुप है प्लांट किंगडम का। अगर हम लेके चलते हैं बेटा, तो हम ये कहते हैं कि इसके पास क्या प्रेजेंट है, इट इज हैविंग द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड ओव्यूल इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। इस ओव्यूल के अंदर इट्स हैविंग द एंडोस्पर्म, एंड एंडोस्पर्म इज फीमेल गेमीटोफाइट, राइट, जो किसको कैरी करेगा, कैरी एग, और एग क्या होगा हमारे पास, फीमेल गेमीट। पॉइंट समझ आया, राइट। नाउ इन दिस कंप्लीट ने कहा वंस द फर्टिलाइजेशन विल अकर, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, राइट, फर्टिलाइजेशन के होने के बाद, राइट, जो ये ओव्यूल है हमारे पास ये राइपन होगा, राइट, इट विल गो फॉर द राइपन्ड ओव्यूल, और अंदर हमारे पास अब क्या बन जाएगा, इन टर्न देयर इज बीइंग द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, बन गया। Now, in the post-fertilization development के time पे, we said we have the development of this ripened ovule called as seed, which is enclosing inside developing embryo, right। तो अब हमने कहा if no ovary
is found in gymnosperm. जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स में बेटा ओवरी नहीं मिलती है, राइट? अगर ओवरी जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलती, हेंस नो फ्रूट फॉर्मेशन इज विजिबल. इसी वजह से फ्रूट फॉर्मेशन भी विजिबल नहीं होगा. ठीक है, तो हमने कहा अगर कोई ओवरी भी नहीं मिलेगी तो इस वजह से कोई फ्रूट का फॉर्मेशन भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, राइट? द नो फ्रूट फॉर्मेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी विजिबल इन दिस कंडीशन, राइट? तो ऑटोमेटिकली वी सेट दिस थिंग, हमने ये डिफाइन कर दिया. इन दिस कंडीशन ओवरी भी नहीं है, ओवरी की वजह से आपको क्या नहीं मिलेगा, राइट? देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द राइट फ्रूट एंड देयर इज ओनली एंड ओनली फॉर्मेशन ऑफ द सीड, राइट? दैट्स व्हाई therefore naked seed development is observed, right? seed में seed coat है जो ovule है, seed coat है, right? लेकिन हमारे पास ये कंडीशन नहीं है कि it's going to have the development of the fruit. समझ आया पॉइंट? अटैच्ड होता है. अभी बताऊंगी बेटा ओवरी के स्ट्रक्चर पे आऊंगी ना, फिर बताऊंगी. मां स्टाइल भी नहीं होता, ठीक है? मैंने ओवरव्यू बताया कि भाई फ्रूट डेवलपमेंट क्यों नहीं होता, ठीक है? राइट, एवरीवन गॉट? नेक्स्ट वन बचा. अब हमने कहा सीड डेवलपमेंट कर रहे हैं ये, तो सारे फीचर्स इनके पास सीड डेवलपमेंट के होंगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट? तो दे हैव द हेटेरोस्पोरस नेचर, they have the यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट. यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट भी है इनके पास, हेटेरोस्पोरस नेचर भी है इनके पास, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट भी है. गेमेटोफाइट की जो सबसे मेन था, राइट? एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट होनी चाहिए. मींस गेमेटोफाइट कैसा हो जाएगा? रिड्यूस्ड इन नेचर, राइट? इसलिए एक पॉइंट आता है इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ये पॉइंट दोनों के लिए है. इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स gametophyte is highly reduced and no independent existence ever found. No independent existence of gametophyte, NCERT line है बेटा, gametophyte is ever found in them, unlike that of pteridophyte and bryophyte. टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के जैसे नहीं. टेरिडो और ब्रायो में तो फिर भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मुझे मिल जाती है, लेकिन मैंने कहा ना तो टेरिडो के जैसे ना ब्रायो के जैसे. इट्स बीइंग द वन कि इनके अंदर कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मिलेगी ही नहीं. No independent means complete dependence in gametophyte is heavily reduced in nature, and this will show, और ये पॉइंट क्या शो करता है? Endosporic development of, this will show endosporic development of gametophyte. Clear? राइट, पॉइंट्स बहुत अच्छे. फिर इसके बाद हमने कहा कि प्रेजेंस में सीड कोड बनता है, डेवलपमेंट होगी एंडोस्पोरिक सीड हैबिट और सीड डेवलपमेंट. फाइन एवरीवन? Now, other features pumpkin. उसमें हमने कहा they have the medium size, जिसमें सिकोए, redwood tree, one of the tallest, and Zamia, tallest Zamia gymnosperm. Sequoia is big. Right, it's sporophytic plant body with the development of the true roots, जहाँ पर taproot system present है, stem and the leaf proper present है इसके अंदर. Right, well developed में xylem और phloem है. इसमें से xylem vessel अभी भी नहीं आए हैं,
राइट, सीव ट्यूब अभी भी नहीं आए हैं, राइट, कंपेनियन सेल नहीं है लेकिन उनकी जगह एल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। सिर्फ ग्नीटेल्स को छोड़ दिया जाए जहां पर क्या प्रेजेंट है, वेसल्स प्रेजेंट, राइट, ग्नीटेल्स के अंदर वेसल्स मिलेंगे, सीव ट्यूब तो इसमें भी नहीं मिलेंगे लेकिन ग्नीटेल्स और वेसल्स जरूर मिल जाएंगे, राइट। Secondary growth, cambium development properly presented, right? The proper stem, proper leaf, proper root system, proper development of the vascular tissue, right? इसमें से xylem vessel नहीं है, right? Sieve tube नहीं है, right? They remain absent. अब यही point जो भी हमने लिखा as xylem ring absent in gymnosperms, they show development of homozygote or softwood except ग्नीटेल्स, ग्नीटेल्स को छोड़, राइट। इसलिए हम क्या कहते हैं इनको, होमोजाइलस और सॉफ्टवुड। वैसे में नहीं होंगे हमारे पास। Fibers are also least developed, फाइबर्स भी लीस्ट डेवलप है हमारे पास। फाइन टिल हियर, यहां तक के पॉइंट्स, आगे बढ़े। अब पूरे जिम्नोस्पर्म में मैं आपको दो एग्जाम्पल्स के साथ डील करूंगी, पाइनस एंड साइकस, राइट, और इनके डिफरेंसेस भी। तो एक डिफरेंस टेबल अभी बन जाए पाइनस और साइकस के बीच में, राइट, जहां पर ये डिफरेंसेस आप लिखते चले जाओगे, क्योंकि अभी मैं वेजिटेटिव के बताऊंगी, फिर मैं पाइनस की जब लाइफ साइकिल कराऊंगी तो उसी डिफरेंस टेबल में ऐड करेंगे। तो एक कंप्लीट पेज पे पाइनस साइकस की डिफरेंस टेबल स्टार्ट हो जाए बनना। इसमें अभी सिर्फ 3 पॉइंट मैं बताऊंगी, बाकी के पॉइंट्स वंस वी कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ द पाइनस देन उसके बाद बताऊंगी। नाउ अब हमने कहा बच्चे पाइनस के अंदर, राइट, इन द केस ऑफ वी फाउंड ectomycorrhizal root association। मीन्स क्या है, हमें क्या मिलेगा, रूट सिस्टम है, तो इस पूरे टैप रूट सिस्टम के साथ वी आर गोइंग टू फाउंड द फॉर्मेशन ऑफ ectomycorrhizal association, and everyone know this name also, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, boletus, boletus, which is an ectomycorrhizal association, right, forming, किसको फॉर्म करते हैं ये, हार्टिग्स नेट, रिमेंबर हार्टिग्स नेट, एंड मेनली किसको एब्जॉर्ब करते हैं, इंक्रीज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास इन द केस ऑफ द पाइनस। अब हमने कहा इफ वी विल स्टेट अबाउट द कंडीशन कॉल्ड साइकस, अगर हम साइकस की बात करते हैं तो साइकस में कोरेलॉइड रूट फॉर्मेशन आती है, कोरेलॉइड रूट्स फॉर्मेशन as associated with blue green algae। ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ब्लू ग्रीन algae। एंड अगर सबको नाम याद हो तो हम पढ़ते हैं इसका नाम एनाबीना
साइकिडेल, राइट, अनाबिना साइकिडेल। अब कोरेलॉइड रूट्स हमारे पास क्या होती हैं? ये नॉर्मल रूट है साइकस की, एक ब्रांच इस तरीके से निकली है सॉइल के एकदम पैरेलल, राइट, और इस ब्रांच पे we say there is being the association of the BGA। ये हमारे पास BGA है और ये इसकी रूट ब्रांच है, and this root branch is now named as the coralloid root। जिसका मेन टास्क क्या है? NPK को नहीं, लेकिन सिर्फ किसको? इंक्रीज नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन। समझ आया पॉइंट सबको अच्छे से? राइट, सो दिस इज व्हाट वी विल से इन दिस कंडीशन। फाइन, राइट, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट रूट के बेसिस पे, पाइनस और साइकस। याद रहेगा बच्चा सबको एवरीवन? राइट, तो इन द केस ऑफ द पाइनस एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन, साइकस के अंदर कोरेलॉइड रूट विद द बीजीए एसोसिएशन इज फाउंड। स्टेम्स अनब्रांच रहेंगी साइकस के अंदर, ब्रांच रहेंगी पाइनस के अंदर। पाइनस का भी डायग्राम बनवाऊंगी, तो पाइनस में आपको यहाँ पर शूट डायमॉर्फिज्म मिलता है, दो डिफरेंट टाइप के शूट्स मिलते हैं, लॉन्ग शूट एंड ड्वार्फ शूट, राइट, हमारे पास में फाइंड होते हैं। तो पाइनस के अंदर हमें ब्रांच मिलता है, राइट, वहीं पर साइकस के अंदर हमें कैसा मिलता है? अनब्रांच मिलता है। तो इन द केस ऑफ द साइकस वी फाउंड अनब्रांच, व्हाइल इन द केस ऑफ द पाइनस वी फाउंड ब्रांच। लीव्स हमारे पास साइकस के अंदर, वहीं पर पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर द ईयर्स, लेकिन साइकस के अंदर जो लीव्स आपको सिंपल मिलेंगी, सिंपल भी मिलेंगी, कंपाउंड पाइनस के अंदर लीव्स दो तरीके कैसे मिलती हैं? एक तो नॉर्मल मिलती है विच इज कॉल्ड एज द फोलिएज लीफ, राइट। फोलिएज लीफ कौन सा टास्क कर रहे हैं? डूइंग, नाम से पता चल रहा है, डूइंग द टास्क ऑफ द फोटोसिंथेसिस। एक लीव्स इस तरीके से मिलती है एज द नीडल शेप लीव्स, एंड दीज नीडल शेप लीव्स आर डूइंग व्हाट? ये क्या करेंगे बेसिकली? नीडल शेप लीव ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर देंगे, राइट, सो दे आर गोइंग टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशनल लॉसेस को रिड्यूस करेंगे एज रिड्यूसिंग दी सरफेस एरिया, राइट, सरफेस एरिया को रिड्यूस करके ट्रांसपिरेशन लॉसेस को ये रिड्यूस कर देंगे। तो ये हमें पाइनस के अंदर मिलता है विच इज कॉल्ड एज द लीफ डाइमॉर्फिज्म। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं लीफ डाइमॉर्फिज्म। पाइनस में शूट में भी डाइमॉर्फिज्म मिलता है, लीफ में भी डाइमॉर्फिज्म मिलता है। एक मिनट, अब पॉइंट आता है नीडल शेप लीफ की जरूरत क्यों है उसको, राइट, व्हाई? एक्चुअली पाइनस में नीडल शेप लीफ इज एन एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन कोल्डर क्लाइमेट, ये कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव कर सके। अब कोल्ड क्लाइमेट में क्या हुआ? ट्रांसपिरेशन क्यों हुआ? पॉइंट तो ये आता है। अब कोल्ड क्लाइमेट में हम जानते हैं विंड स्पीड इतनी ज्यादा होती है, और विंड स्पीड ज्यादा होने की वजह से विंड अपने साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल को टेक अवे कर लेता है। अगर विंड अपने साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल को लेके जा रहा है, तो उस एरिया से जब वाटर मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी होगी तो प्लांट को वाटर लॉस करना पड़ेगा। इन टर्न प्लांट से क्या होगा? ट्रांसपिरेशन। जहां प्लांट से ट्रांसपिरेशन होगा, प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन लॉसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट। दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू, राइट, इसी वजह से हम ये डिफाइन करते हैं, राइट, इन ऑर्डर टू विथस्टैंड कोल्ड और वी कैन से चिलिंग टेम्परेचर को विथस्टैंड करने के लिए, राइट, पाइनस में शो होती हैं सम एडाप्टेशंस, और वो एडाप्टेशंस हमारे पास क्या हैं जो आप रिड्यूस कर सको ट्रांसपिरेशन लॉसेस को। तो सबसे पहले तो आ गया हमने कि कुछ लीव्स को हमने सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाई किसकी तरह कर दिया? नीडल शेप लीव, जिनके अंदर उनका फोटोसिंथेसिस का वर्क भी हमने सिग्निफिकेंटली लोअर डाउन कर दिया, कंप्लीटली एब्सेंट भी कर दिया कुछ में तो, राइट। उसी के साथ साथ हमने स्टोमेटा को क्या कर दिया? सनकन कर दिया, तो सनकन स्टोमेटा हो गया। और थर्ड वन, हमने क्यूटिकल की डिपोजिशन भी क्या कर दी? थिक कर दी। तो ये सब पॉइंट्स हमारे पास डिफाइन क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशनल लॉसेस। ट्रांसपिरेशनल लॉसेस हमारे पास क्या हो चुके हैं? रिड्यूस हो चुके हैं। एवरीवन गॉट द पॉइंट? समझ आया कंसेप्ट सबको अच्छे से? यस मैम। डाउट हो गया बच्चा? क्लियर मैम?
हमारी न्यूडल शेप लीव्स होती हैं, यही स्केल लीव्स होती हैं क्या? ये आगे बनेगी स्केल लीव्स बेटा। स्केल अच्छा, लीव्स मैम, हम ये वर्ड यूज नहीं करते हैं जिम्नो में, यही आगे जाके स्केल लीव्स में कन्वर्ट होती है एनजीओ में। ओके मैम। ठीक है, इनका काम क्योंकि प्रोटेक्शन का होता है तो बहुत बार बुक्स इनको स्केल लीव्स लिख देती हैं, राइट, लेकिन एज सच कोई स्पेसिफिक स्केल लीफ टाइप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, राइट, यस गाइस। सो अब हमने कहा लीव्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो इन कॉनिफर्स, पाइनस किसका मेंबर है? कॉनिफर्स का, right? Needle like leaf reduce the surface area, thick cuticles, sunken stomata also help to reduce the water loss. Ginkgo biloba पे रुक जाओ, ginkgo biloba पे आऊंगी मैं। right? ginkgo biloba क्या है? क्योंकि ginkgo biloba is another member of the gymnosperm, it's a connecting link between pinus and cycas। तो उससे पहले pinus cycas पढ़ लें, फिर उसके बाद चलेंगे और फीचर्स पे। right? Then heterosporous in nature, as we know all the gymnosperms are heterosporous। राइट, तो ये तो ध्यान रखना है पॉइंट, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस इन नेचर हैं। राइट, अच्छा, वन मोर थिंग गाइस, दिस वीक सैटरडे एंड संडे बोथ डेज वी आर हैविंग द बॉटनी क्लास, क्योंकि ऑलरेडी आपकी 2 क्लासेस मिस हुई हैं। राइट, तो सैटरडे और संडे दोनों दिन हम बॉटनी क्लास करेंगे। राइट, अब मुझे पहले ये बताओ, सैटरडे में आपकी आर यू हैविंग एनी क्लास फ्रॉम 10:30 to 12:30? मैम सैटरडे जूलॉजी वाले सर रखते हैं मैम, इस बार पता नहीं होगी कि नहीं। कब रखते हैं जूलॉजी वाले सर? मैम सैटरडे को रखते हैं सुबह। टाइमिंग क्या होता है? मैम 9 बजे, 8 बजे मॉर्निंग में। तो मैं 10:30 कह रही हूँ, सैटरडे 10:30। मैम वो 9 से भी रख सकते हैं कभी भी। यस मैम। 9 से 10:30 तक ही रखेंगे ना, 8 to 10:30 का टाइम हो गया ना अगर सर रखते भी हैं क्लास में। यस मैम। ठीक है, तो सैटरडे 10:30 to 12:30, राइट, एंड ऑन संडे we are having the class the 11 तक है क्लास। तो संडे का देखो मैम उस दिन अगर फिजिक्स वाले सर रखते हैं तो रखते हैं, वरना नहीं होती मैम। अभी तक कुछ टाइम फिक्स नहीं है ना? अभी नहीं है। फाइन, राइट, तो संडे को वी आर हैविंग द क्लास फ्रॉम 11:30 to 1:30। ठीक है, तो सैटरडे में 10:30 to 12:30, संडे में 11:30 to 1:30। फाइन एवरीवन, कोई डाउट किसी को? नो। ठीक है, फाइन। सो वी हैविंग द क्लास ऑन बोथ सैटरडे एंड संडे, राइट, ताकि प्लांट किंगडम खत्म करके ट्रांसपोर्ट कंप्लीट स्टार्ट कर लें, राइट, बिकॉज ऑलरेडी क्लासेस मिस हुई हैं और लास्ट वीकेंड भी नहीं हुई थी आपकी क्लास क्योंकि ITS था आपका, राइट, दैट्स व्हाई कोई बात नहीं, विल हैव द क्लास। फाइन, ओके, टू दी पाइनस लाइफ साइकिल। अब मैं स्टार्ट करूंगी पाइनस की लाइफ साइकिल। तो पाइनस लाइफ साइकिल क्या है हमारे पास, कैसे हम स्टेट करते हैं, राइट, और बहुत ध्यान से इसको समझना है पाइनस लाइफ साइकिल को, राइट, जिम्नोस्पर्म की, क्योंकि पूरी लाइफ साइकिल ही हमारे पास, राइट। सो वी विल से पाइनस लाइफ साइकिल एज मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड वी आर सीइंग दिस particular। The very first, monoecious gymnosperm and a widespread member of conifers. Now in this, first of all, let's talk about the whole structure. So the taproot system, which is going to be associated with fungi
as ectomycorrhizal Bollitus association. Fine. Now this stem which is being present is defined as the long shoot. From here the small shoots will arise, called as the dwarf shoot. Now this long shoot and dwarf shoot is being the one going to have the development of the leaves called as the foliage leaf, right? And apart from these foliage leaves, going to have the development of the needle shaped leaf, right? Now one of the dwarf shoot is modified with the special type of leaves having microsporangium at the axil. And again going to be covered by needle shaped leaves. This structure is called as, क्या नाम देते हैं हम इसको, मेल कोन और कॉल्ड मेल लैक्स. समझ आया सबको पॉइंट? फाइन. किसका माइक ऑन है बेटा? Mute yourself. तो प्रिया म्यूट कर लो. Okay guys, now अब हमने कहा यहाँ पर we are having the presence of megasporophyll where over to the axil there is the presence of the megasporangium. और ये भी हमारे पास किससे कवर्ड है वापस से, बाई नीडल शेप स्ट्रक्चर. तो ये हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, एज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फीमेल कोन और मेल लैक्स. आर बोथ मेल एंड फीमेल कोन प्रेजेंट टुगेदर ऑन द सेम प्लांट? राइट गाइस, दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है. हमारे पास कैसा हो गया, मोनोसिस, where the long shoot is the site for the female cone and the dwarf shoot is the site for the male cone, right? हमने कहा showing the shoot dimorphism, showing leaf dimorphism. दो टाइप के लीफ, दो टाइप के शूट सिस्टम प्रेजेंट है, राइट? मेल as dwarf shoot and female as long shoot part present, right? ये हो गया हमारे पास overall structure of the pinus. A long plant it is
number of dwarf shoots are present and the central long shoot is being found. मैम हाँ जी बेटा, मेल कोन के बाद क्या लिखा है? मेल लैक्स। लैक्स, एलेक्स, उनको लैक्स भी कहते हैं जिम्नोस्पर्म। Now, अब हम इसी में इसकी लाइफ साइकिल right, so starting with the very first pre-fertilization event, we're going to talk about the sexual pre-fertilization events. क्या क्या इंक्लूड करते हैं pre-fertilization events में? गेमेटोजेनेसिस एंड तो पहला तो हो गया हमारे पास गेमेटोजेनेसिस एंड दूसरा हो गया हमारे पास गेमीट ट्रांसफर। ठीक है, दो इवेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। ओके गाइस, नाउ गेमेटोजेनेसिस, अब हमने इसमें स्टेट किया वी हैव द मेल कोन, we have the female cone. Male cone is having microsporophyll. Female cone is having megasporophyll. Microsporophyll is having megasporangium, and this is having, microsporangium, and this is having megasporangium. Now, this microsporangium is having wall plus tapetum. Tapetum क्या होती है हमारे पास? नर्व्स लेयर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। यस मैम। वॉल फॉर द टास्क ऑफ द प्रोटेक्शन एंड माइक्रोस्पोर मदर से। ठीक है, ये हमारे पास मेगास्पोरेंजियम है इंटेग्यूमेंटेड, राइट, विच इज कॉल्ड एज ओव्यूल। इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कॉल्ड एज ओव्यूल। अब कैसे लगा होता है? ये मेगास्पोरोफिल होता है, ये दो ऐसे स्केल्स बनते हैं मेगास्पोरोफिल, जो नीडल लीफ है ना, वही हमारे पास, उसी को स्केल का नाम देते हैं। स्केल कैसे? इस स्केल को कहते हैं ओविलिफेरस स्केल, जो ओव्यूल को कैरी करेगा, और दिस इज कॉल्ड ब्रैक्ट स्केल। ये नीडल लीफ के टाइप है, यही पूछ रहे होगे शायद आप पहले, ये नीडल लीफ के टाइप्स हैं, राइट, जो ओव्यूल को कैप्चर अप कर रहे हैं, उन्हें क्या कह दिया हमने? ओव्यूलिफेरस स्केल, राइट। और ये दो हमारे पास क्या हो गए? ओव्यूल्स। दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, राइट। और नीचे से जो कवर अप कर रहे हैं वो कौन हो गया हमारे पास? ब्रैक्ट स्केल। ऐसे ही अगर माइक्रोस्पोरोफिल में देखें तो इसके पास ब्रैक्ट स्केल की जरूरत नहीं है, ये एक ही है, राइट, विच इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल। वहां तो मेगास्पोरोफिल को हमने दो में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर एक है माइक्रोस्पोरोफिल, और इसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर एवरीवन? समझ आया पॉइंट? अब अगर मैं इस ओव्यूल को स्ट्रक्चर, पहले मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस करूंगी, राइट, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम इसे कहते हैं इट इज यूनिटेग्मिक। क्या मीनिंग होगा यूनिटेग्मिक का? सिंगल इंटेग्यूमेंट। ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस का मतलब स्ट्रेट ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस का मतलब स्ट्रेट, राइट, ओव्यूल, इसे हम डिफाइन करते हैं। अब यूनिटेग्मिक ऑर्थोट्रोपस किस तरीके से? इट्स हैविंग द स्टॉक, जो ओविलिफेरस स्केल से इसको अटैच करते हैं, एंड एट द बेस हैविंग दिस, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया? दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज, स्टॉक को हम नाम देते हैं फ्यूनिकल। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज micropyle and this closure is called as chalaza. समझ आया पॉइंट? Near to the micropyle, it's having the pollen chamber, इसमें pollen grain स्टोर हो जाएंगे आके, राइट। Outer to this is the integument, जो एक ही है, राइट, and inner to this there is being the presence of nerve tissue. कौन है nerve tissue हमारे पास? टेपेटम।
हाँ, फीमेल में कौन होता है नर्व्स टिश्यू? मैम न्यूसेलस. Nucellus. Right. So we have the nerve tissue called as nucellus. और वहीं पर one of the nucellar cell will mature as the megaspore mother cell. ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ आया? Got the point? Yes, ma'am. Funicle is there, micropyle is there, chalazal is there. अगर funicle, micropyle, chalazal straight line में होते हैं तो ओव्यूल को नाम क्या देते हैं? स्ट्रेट ओव्यूल. सिंगल इंटेग्यूमेंट है तो यूनिटेग्मिक. राइट. न्यूसिलस प्रेजेंट है देन. तो हमने कहा ओव्यूल में क्या क्या प्रेजेंट है? हैविंग इंटेग्यूमेंट तो प्लस न्यूसिलस प्लस मेगास्पोर मदर सेल. हाँ जी बेटा. मैम मेगास्पोर मदर सेल कैसे बना? न्यूसिलर सेल से. न्यूसिलर सेल विल मैच्योर टू फॉर्म द मेगास्पोर मदर सेल. भाई अपने आप में पूरे अच्छे से मैच्योर होके अपने आप को पूरा डेवलप करके कन्वर्ट हो जाता है इटसेल्फ एज अ मेगास्पोर मदर सेल. ओके मैम. राइट. गॉट द पॉइंट एवरीवन? यहाँ तक का कंटेंट समझ आ गया सबको अच्छे से? Yes, ma'am. ठीक है, नोट हो गया. तो अब हमें मेन पर्पस में किसको यूज करना है? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम से किसको यूज करना है? मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी 2n, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम की 2n, मेगास्पोरोफिल की 2n. अभी तो पूरा 2n ही है क्योंकि प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफिटिक. एंड अलोंग विद दिस इसमें से हमें किसको यूज करना है? माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल भी 2n, माइक्रोस्पोरेंजियम भी 2n, माइक्रोस्पोरोफिल भी 2n. If we will say this microspore mother cell and this megaspore mother cell go for the task of the sporic meiosis, right? Sporic meiosis करेंगे दोनों. अब अगर sporic meiosis किए तो यहाँ से कितने माइक्रोस्पोर्स बन गए? 4 माइक्रोस्पोर. बट यहाँ से कितना बना? ओनली 1 मेगास्पोर. बाकी के सबको पता है ना? 3 will get degenerated. बाकी के 3 क्या हो जाएंगे हमारे पास? डीजेनरेट हो जाएंगे. ओनली 1 विल रिमेन फंक्शनल. राइट. अब ये माइक्रोस्पोर्स और ये मेगास्पोर दे विल अंडरगो एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन और भी से इन सीटू जर्मिनेशन जो इंटरनल हो रहा है, और वी कैन से प्रीकॉशियस जर्मिनेशन ऑफ स्पोर टू फॉर्म. क्या फॉर्म करने के लिए? गेमेटोफाइट. राइट. तो एंडोस्पोरिक इनटू प्रीकॉशियस. प्रीकॉशियस मतलब इंटरनल, इसके अंदर ही हम जो डेवलप करेंगे. तो यहाँ फॉर्मेशन हमारे पास किसकी हो जाएगी? वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन. एंथ्रियम इज नाउ एब्सेंट. एंथ्रियम कुछ नहीं है यहाँ पर. अब यहाँ पर पोलन ग्रेन आ जाएंगे. पोलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल gametophyte. We have sperm, female gametophyte. Right. ये भी N, ये भी N, ये भी N, ये भी N. फाइन. जो हमने यहाँ पोलन ग्रेन बनाया, उस पोलन ग्रेन के पास आपने 2 लेयर दी. Outer layer is called exine and inner layer is called intine. I hope everyone remember exine intine के बारे में. Yes. But the point is it is not made up of sporopollenin. It is made up of pectocellulose only. That is pectin and cellulose. तो sporopollenin वाला specific feature किसमें मिलेगा हमें? In the case of the angiosperm. Angiosperms. These are the wings, so that the pollen can move wings. Inside this, it's going to have the 4 cells. 4 cells present. Now the 4 cells which are being present in this, one is called vegetative cell.
क्या काम होता है वेजिटेटिव सेल का? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब को बनाना. These two are the prothalial cell for the task of the protection, and this is the generative cell. Generative cell का क्या काम होता है? Formation of male gamete, right? Male gamete. Right. That's why the pollen grain is called bitegmic, bisacchate, four-celled male gametophyte. क्या मीनिंग है इसके वर्ड्स का? We said bitegmic, 2 layers of pollen wall. Pollen wall की कितनी layers है? 2. One is exine, another is intine. Bisacchate, sacchi का मतलब होता है wings, 2 wings. 4 cell vegetative plus 2 prothalial plus generative present, and male gametophyte, carrier of male gamete. If we will talk about endosperm, which is the female gametophyte, it's a multi-celled structure, multi-celled female gametophyte. बहुत सारे cells. Within this shows the presence of 2 to 8 archegonium. इसी के अंदर archegonium बनते हैं. In the archegonium, there is the presence of the oosphere or egg. No VCC, no NCC. ये कुछ पे. That's the structure of female gametophyte. Got the point, everyone? Right. So if I just form the structure of the ovule, अब अगर मैं ovule का structure बनाऊं उसमें, तो I can simply say ये हमारे पास ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये ओपनिंग हो गई हमारे पास माइक्रोपाइल और राइट. फिर यहां से इस तरीके से we have the pollen chambers, and internal to it meaning this as the endosperm, this as the nucellus, the nucellus 2n, endosperm n, integument, sorry, 2n, and endosperm is the one which is having archegonium with the presence of egg in between. राइट. और ये हमारे पास चला सकते अपीयर हुआ. दिस इज द मैच्योर ओव्यूल. जब ओव्यूल क्या हो चुका है? मैम फीमेल गेमेटोफाइट में पोलन चैम्बर्स का क्या रोल है? फीमेल गेमेटोफाइट में पोलन चैम्बर नहीं बनाया बेटा. फीमेल गेमेटोफाइट में पोलन चैम्बर नहीं बनाया. फीमेल गेमेटोफाइट इज एंडोस्पर्म. पोलन चैम्बर इज इन द ओव्यूल.
that is making to store, no stigma, no style, no चेक करोगे, कैसे पोलन को अट्रैक्ट करोगे, वो सब कुछ कौन करेगा आपका नंबर? जी मोनोशियस होते हैं प्लांट्स। माइनस बिल्कुल मोनोशियस है, ऊपर लिखा है उसको। यस मैम। ठीक है, और मोनोशियस का कोई मतलब नहीं है बेटा, नो स्टिग्मा, नो स्टाइल, फाइनली है। समझ आया सबको स्ट्रक्चर बच्चा केमिटोफाइट का? यस मैम। ठीक है, अब गेमिटोफाइट बन चुके हैं, गेमीट बन चुके हैं, तो अब हमारे पास टास्क किसका शुरू होगा? प्रोसेस एंड सेकंड प्रोसेस गेमीट ट्रांसफर। अब क्या कराएंगे? गेमीट ट्रांसफर। तो अब गेमीट ट्रांसफर में क्या होगा हमारे पास? पोलन ग्रेन विल ट्रांसफर नाउ, pollen grain travel by air, that is pollination by air pollination। अभी तो इसमें फॉर्म में ना एम्फीबियंस वाटर को यूज कर रहे थे फॉर द ट्रैवल ऑफ द मेल गेमिटोफाइट और मेल गेमीट एंथ्रियोजोइड्स को मूव करने के लिए, राइट? दे विल ट्रैवल बाय एयर, राइट? Whose mic is on, Bacha? Mute yourself. Why I have to repeat this thing numbers? That is anemophily. Pollination by air, that is anemophily. And reach the pollen chamber in ovule. Pollen chamber में पहुंच। तो हमने इससे रिलेटेड सबसे पहली चीज कही, pollen grains in pine wing, किसको कैरी कर रहे थे? विंग्स, टू ट्रैवल थ्रू, इसके थ्रू ट्रैवल कर सके? एयर, विंड, राइट? एंड पोलन आर येलो इन कलर, इसके पोलन कैसे? येलो इन कलर, राइट? ड्यू टू दी लिपिडोइड डिपोजिशन ऑन एक्साइन, एक्साइन लेयर डिपोजिशन होने की वजह से। दैट्स व्हाई डिस्पर्जल ऑफ पोलन इन थ्रू विंड in coniferous forest is recognized or called sulfur shower। अच्छा, सबने हैरी पॉटर देखी? हैरी पॉटर में वो सबसे पहले याद है वो बॉल थी, राइट? जिसको चेस किया था हैरी ने, राइट? एंड दैट्स विंग, एग्जैक्टली। वो जो बॉल थी उसमें विंग्स थे, सेम वैसा ही लगता है पोलन ग्रेन, बस उसका बहुत छोटा साइज, राइट? वैसे ही विंग्स होते हैं, वैसे ही फ्लटर होते हैं एयर के अंदर, वैसे ही वो मूव करते हैं। पोलन ग्रेन जो पाइनस के, उनके पास विंग्स था एंड दे हैव द येलो कलर, तो उनका जब मूवमेंट होता है तो क्या होता है एक्चुअली, जब पाइनस का लाइफ साइकिल चल रही होती है ना, तो उसमें एक टाइम पे वो पोलन को रिलीज करते हैं और एक टाइम पे सारे पाइनस हमारे पास पोलन को रिलीज करते। जब सबके सब पाइनस पोलन को रिलीज करना शुरू कर देते हैं तो वो पोलन हमारे पास येलो शॉवर चल रहा है, और सल्फर इज येलो इन कलर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सल्फर शॉवर। याद रहेगा पॉइंट? फाइन, ये बहुत पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम रिपीट भी करता है, राइट? नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म्स आर द फर्स्ट इन प्लांट किंगडम।
सबसे पहले है ये प्लांट किंगडम में टू शो anemophily, that is pollination by air or wind, right? तो अपनी एम्फीबियन की एक्टिविटी इन्होंने क्या कर दी है, छोड़ दी. There is no amphibian activity which is being present in bryophytes and the pteridophytes. जो हमारे पास फीचर था कि वाटर की डिपेंडेंस थी, यहाँ कोई वाटर की डिपेंडेंस नहीं है, राइट? तो हमने कहा नो डिपेंडेंस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, या फर्टिलाइजेशन के टाइम वाटर की डिपेंडेंस नहीं होती, राइट? नेक्स्ट, एज स्टिग्मा रिमेन एब्सेंट, स्टिग्मा नहीं है, रिमेन एब्सेंट. पोलन फॉलो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन. डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब जब पोलन या डायरेक्ट पॉलिनेशन, डायरेक्ट मतलब क्या, हमारे स्टिग्मा पेंजियोस्पर्म फॉर्म में अगर याद हो सबको तो एक पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ते हो, एंड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जब स्टिग्मा और पोलन के बीच में कंपैटिबिलिटी चेक होता है. यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा. yes, यहाँ पर डायरेक्टली वो पोलन चैम्बर में जाएंगे, वहां डिपेंड करेगा कि वहां रिएक्शंस होंगी और फिर फॉलो करेगा, राइट? तो पोलन फॉलो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन, रादर they move and get stored in pollen chamber until their acceptance. जब तक उनका एक्सेप्टेंस नहीं हो जाता, नहीं एक्सेप्ट होते तो वहीं पर रह के वो डिग्रेड हो जाते हैं, एक्सेप्ट हो गए तो वो आगे की तरफ मूव कर जाते हैं. फाइन एवरीवन, राइट? नाउ पोलन form pollen tube through which male gamete will be carried up, through which male gamete will be carried up. Male gamete को carry up किया till carry up inside archegonium for syngamy with egg, right? तो अब पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट are the first to show syphinogamy. साइफन क्या होता है? साइफन का मतलब होता है ट्यूब. सिफिनोगैमी इज फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को फॉर्म करना, राइट? तो हमने कहा सिफिनोगैमी इज फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को फॉर्म करना और उसके थ्रू मूवमेंट करना, राइट? देन दैट इज कॉल्ड एज द सिफिनोगैमी. समझ आया पॉइंट यहां तक अच्छे से? डन है, right? So this is what we will say over here as the main point, right? तो अब गेमेट ट्रांसफर, गेमेटोजेनेसिस पूरा क्लियर हो गया? yes मैम. गुड. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हमने यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट किए, कंप्लीट है ये पॉइंट अच्छे से, राइट? अब प्री फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमारे पास सेकेंड टास्क का हो गया, that's the task of the fertilization, right? अब fertilization का अगर टास्क देखते हैं तो in the case for the fertilization we simply say syngamy occur inside archegonium within endosperm and lead to the formation of, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? zygote. राइट? हमने कहा syngamy archegonium में हुआ, उसी के बाद किसकी डेवलपमेंट हो गई हमारे पास? zygote. Now, after this, male gamete बना किससे? Formed from
generative cell. Female gamete is the egg. Go for the task of the internal fertilization. Now once fertilization progresses, अब क्या होगा हमारे पास? Post fertilization. And post fertilization means जहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो embryogenesis, right? और second क्या होगा हमारे पास? Seed development, ripening of ovule to form the seed. Meroblastic and endoscopic embryogenesis. जहां हमने क्या कहा? हमारे पास डेवलपमेंट किसकी है? जाइगोट की. Zygote will undergo and the formation of the two cells. दो cells बनेंगे हमारे पास. And the two cells which are being formed, one is called as the embryonal cell and another is called as the, दूसरे का नाम क्या होगा? Suspensor, right? और suspensor हमारे पास किस तरफ? माइक्रोपाइल. एम्ब्रियोनल सेल किस तरफ? चला सी. डेवलपमेंट किसकी तरफ हो रही है? चलाजा की तरफ. शो किसको करेगा? एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट. Suspensor will be functional during embryo development and after that degenerate. इसके बाद क्या कर जाएगा? Degenerate. Fine. और seed development में हम क्या करेंगे? Ovule get ripened to form, इसको फॉर्म करने के लिए seed. यहाँ तक पॉइंट. राइट. अब देखो, अब सीड का स्ट्रक्चर बनाएंगे. सबसे पहले तो सीड में क्या है हमारे पास? आउटर मोस्ट कवर विच इज कॉल्ड एज दी टेस्टा. टेस्टा. दीज आर द सीड विंग्स. फिर उसके बाद इंटरनल कवर कौन है हमारे पास? टेगमेन. और सबको अगर ध्यान हो तो यही दोनों मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास? सीड कोट. सीड कोट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम, जो किससे हुआ है हमारे पास? ओव्यूल इंटेग्यूमेंट, जो एक ही था, और उसके साथ कौन मिला? ओविलिफेरस स्केल. राइट. और सीड विंग्स भी किससे बने हैं? formed from ovuliferous scale. करेक्ट. अब बिल्कुल ओव्यूल का डायग्राम ध्यान रखना. ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से हमने ये बना दिया. ठीक है. ओव्यूल के अंदर इंटरनली एक टिश्यू प्रेजेंट था जो न्यूट्रिटिव टिश्यू था. इसमें भी बचेगा न्यूट्रिटिव टिश्यू, और जो न्यूट्रिटिव टिश्यू बचेगा उसे अब क्या नाम? जिस नेम इट एज दी न्यूसेलस. न्यूसेलस के अंदर हमारे पास एक है बेसिकली एरिया जिसे हमने फीमेल गेमेटोफाइट कहा, नेम्ड एज एंडोस्पर्म, which is called female
गेमिटोफाइट। और इस एंडोस्पर्म के अंदर we have the development of embryonal axis, that is embryo, plumule, radicle, cotyledons, एक दो नहीं, मल्टी cotyledonary, मल्टीपल, राइट। तो अब अगर हम कहें बच्चे, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास एम्ब्रियो। अब सीड का डायग्राम, ओव्यूल का डायग्राम जो अपनी नोटबुक्स में बनाया उसको खोलो और जो सीड का डायग्राम यहाँ बना हुआ उससे कंपेयर करो। इफ वी विल जस्ट कंपेयर, तो हमने कहा जो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट थे वो चेंज अप हो गए एज अ सीड कोट, ठीक है। तो पहला पार्ट सीड का हो गया सीड कोट। फिर ओव्यूल के अंदर जो न्यूसिलस का पोर्शन था, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू का पोर्शन था, वो थोड़ा इसमें भी बचा, राइट, और वो बाहर की तरफ रहा हमारे पास, जिसको हमने नाम दे दिया न्यूसिलस। उसी न्यूसिलस के अंदर वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, जो हमने फीमेल गेमेटोफाइट बनाया था, राइट, जो मैच्योर ओव्यूल का डायग्राम था। एंडोस्पर्म में आर्किगोनियम तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, राइट, तो वो तो रहेंगे नहीं, तो एंडोस्पर्म प्रॉपर दिखेगा आपको, और उसके अंदर जब फ्यूजन हो जाएगा उस पेयर के साथ, तो यू हैव द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एवरीवन क्लियर विद द सीड स्ट्रक्चर बच्चा, राइट? सीड का डायग्राम सबको क्लियर हुआ? अब yes. इसके बेसिस पे अगर मैं सीड के बारे में अब टर्मिनोलॉजी लिखूं, देखो हमने कहा बाइटेगमिक, दो इंटेग्यूमेंट्स हैं, दो कवर हैं, बाइसेकिएट, दो विंग्स हैं, पेरिस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक, ripened ovule with multi-cotyledonary embryo. Everyone got the term? ये सारी टर्म्स सबको समझ आई? क्या क्या लिखा है इसमें? Yes guys. बाइटेगमिक का क्या मतलब है, फटाफट बताओ। Bitegmic means two covers in the seed coat. Bisekiate means two seed wings. Yes, ma'am. Perispermic means Persistent. remain of nucellus or persistent nucellus. Yes, ma'am. Endospermic कैरियर ऑफ एंडोस्पर्म, या मैं लिख रही हूं, इसको ध्यान रखना, नॉट अ न्यूट्रिटिव टिश्यू बट फीमेल गेमिटोफाइट रिमेन्स, याद रहेगा पॉइंट, राइट। ये हमारे पास न्यूट्रिटिव टिश्यू नहीं है। हाँ जी बेटा। मम्मी ये सीड विंग्स का मतलब मेन क्या फंक्शन होता है? सीड डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं ये? बिल्कुल, एयर में, एयर के थ्रू सीड डिस्पर्जल कराएंगे अभी। एंड मैम ये सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स में ही होंगे? हाँ, जिम्नो में भी नहीं, सिर्फ पाइनस में ही होंगे। ओके मैम। ठीक है मैम। हाँ जी मैम, इसमें फीमेल गेमेटोफाइट रिमेन कैसे हो रहा है क्या? वो तो रिमेन ना, हाँ क्या वो तो मैम वो फर्टिलाइजेशन तो हो गया ना उसका? एग का हुआ ना फर्टिलाइजेशन, गेमेटोफाइट का थोड़ी होता है। गेमेटोफाइट इज मल्टी सेल्ड इन नेचर। ओके। एम्ब्रियो सैक जब आप पढ़ते हो फीमेल गेमेटोफाइट, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। उसके अंदर जब आपने जाइगोट बना दिया तो बाकी की सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत कम सेल्स में है। ये तो मल्टी सेलुलर था, तो कुछ ना कुछ सेल्स इसके रह गए, तो रिमेन्स ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट विल बी देयर। अब क्लियर हुआ पॉइंट? राइट। एंड द एम्ब्रियो इज मल्टी कॉटिलिडनरी इन नेचर, राइट। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं इस सीड में क्या क्या प्लॉइडी है, सीड विंग की प्लॉइडी बताओ फटाफट से। 2n 2n से बना, टेस्टा भी 2n, टेगमेन भी 2n, न्यूसेलस भी 2n, एंडोस्पर्म n n,
radical 2n, embryonal axis 2n, cotyledon 2n, limule 2n and embryo 2n. करेक्ट. तो अब अगर मैं कहूं एक स्टेटमेंट इसमें, सीड्स इन जिम्नोस्पर्म, चाहे वो कोई भी सीड हो जिम्नोस्पर्म का, represent 3 generations together. कैसे? Is nucellus representing mother sporophyte? मदर स्पोरोफाइट का पार्ट है न्यूसिलस. यस और नो? न्यूट्रिटिव टिश्यू था ना इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम में, और मेगास्पोरेंजियम किसका पार्ट है? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का. तो इट रिप्रेजेंट द मदर स्पोरोफाइट. एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट मदर गेमिटोफाइट and embryo represent future sporophyte. मेरी क्वेश्चन आया भी था इस साल, है ना, ऐसा कुछ रिलेटेड था, जनरेशंस बतानी थी हमें. ये बहुत बार आता है. एंजियोस्पर्म के सीड में 2 जनरेशंस हैं, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. जिम्नो के सीड में 3 जनरेशंस हैं. न्यूसिलस है जो मदर स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर के स्पोरोफिटिक बॉडी का कुछ ना कुछ पार्ट है जो बच गया. एंडोस्पर्म मदर की गेमिटोफिटिक बॉडी का कुछ ना कुछ पार्ट है जो बच गया. और एम्ब्रियो फ्यूचर स्पोरोफाइट है जो फ्यूचर में आगे एक नई स्पोरोफिटिक प्लांट को बनाएगा. वो दैट्स व्हाई इट रिप्रेजेंट 3 जनरेशंस टुगेदर. पॉइंट समझ आया मैम? राइट. हाँ जी मैम फिर ऐसे तो पेरिस्पर्मिक जो सीड होते हैं उसमें भी फिर कह सकते हैं कि 3 जनरेशंस रिप्रेजेंट करते हैं. क्यों? कैसे? क्योंकि न्यूसेलस है तो उसमें भी न्यूसेलस है, एम्ब्रियो भी है उसमें. न्यूसिलस है लेकिन उसमें एंडोस्पर्म गेमिटोफाइट नहीं होता ना, तो एंडोस्पर्म तो हमेशा ही हटा दो. तो वहां तो हम कहते हैं ये 2 जनरेशंस टुगेदर, इसी वजह से, क्योंकि उसमें न्यूसिलस है तो मदर स्पोरोफाइट और फ्यूचर स्पोरोफाइट. वहां तो गेमिटोफाइट है ही नहीं. ठीक है ना? यस मैम. राइट. तो मदर स्पोरोफाइट एज न्यूसिलस, मदर गेमिटोफाइट as endosperm and future sporophyte as future sporophyte क्या है हमारे पास, which is being defined as embryo. समझ आ गया पॉइंट? Right, everyone? Yes, Seed ma'am. wings and pollen wings are specific feature of Pinus. ये और किसी का नहीं है, जिम्नो में भी. What's the ploidy of the seed wing and pollen wing, guys? सीड विंग की प्लॉइडी क्या होगी? एन या 2n? 2n. 2n. एंड पोलन विंग की प्लॉइडी N. n. दोनों की प्लॉइडी अलग अलग है. ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड थ्रू एयर. एयर और विंड. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है dispersal of pollen through air or wind. Right? On that basis, ये करा रहा है हमारे पास अनीमोकोरी, और ये करा रहा है हमारे पास अनीमोफिली. This is before fertilization. This is आफ्टर फर्टिलाइजेशन. कोरी का मतलब CHORY का मतलब सीड या फ्रूट का डिस्पर्जल होना विंड के थ्रू, और अगर पोलन का डिस्पर्जल होगा विंड के थ्रू तो वो क्या होगा आपका अनीमोफिली.
Completed with the point? So ये हमारे पास बेसिक फीचर हो गया फॉर द सीड विंग, पोलन विंग एंड द होल प्रोसेस फॉर द पाइनस लाइफ साइकिल. राइट, एक पॉइंट और, पाइनस शो पॉली एम्ब्रियोनी. क्या मीनिंग होता है पॉली एम्ब्रियोनी? more than one embryo. Multiple embryo formation within one seed. एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज द पॉली एम्ब्रियो. अब एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं तो कैसे? तो हमने कहा वन एम्ब्रियो बाय फर्टिलाइजेशन. एक एम्ब्रियो तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से बनेगा, रेस्ट ऑफ द एम्ब्रियो by tissue, by cells other than native cell. native cell कौन है हमारे पास? zygote. उसके अलावा जैसे पढ़ते हैं ना सिट्रस के अंदर, याद है न्यूसेलस से बनना, इंटेग्यूमेंट से बनना, राइट, तो वो क्या कहलाया जाता है? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. क्या कहते हैं हम इसको? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. तो it show the type of the adventive polyembryony, right? That is formation of the multiple embryo where one embryo from fertilization, rest of the embryo by the process without fertilization. Without fertilization होगा by the process of mitosis of some of these cells other than zygote. Then we name that as the adventive polyembryony. याद रहेगा ये पॉइंट सबको अच्छे से? यस बच्चा, completed with the point, right? And this is all about the whole Pinus life cycle. Yes. ठीक है, राइट. तो अब देखो, जब हमने ये पूरा लाइफ साइकिल पढ़ा, इसका एक सिंपल ड्रॉ कर लेते हैं पैटर्न, और उसी में मैं डिफरेंसेस पाइनस और साइकस के लिखती चली जाऊंगी. हमने कहा यहाँ पर प्लांट ए, प्लांट बी. प्लांट ए से मैंने लिया यहाँ पर मेल कोन, प्लांट बी से मैंने लिया यहाँ पर फीमेल कोन, राइट. जहां पर अगर प्लांट मेरे पास मोनोशियस है तो वो कौन हो गया? पाइनस. बट अगर मेरे पास डायशियस है तो मेरे पास कौन हो गया? साइकस, राइट. तो जहां मैंने कहा प्लांट मोनोशियस है तो वो पाइनस, और जहां प्लांट डायशियस है तो क्या हो गया हमारे पास? साइकस. समझ आया पॉइंट? राइट. सो वी हैव द वन दैट इज अ प्लांट ए, प्लांट बी, राइट. प्लांट ए मेल कोन, प्लांट बी फीमेल कोन. ठीक है, राइट. पहला डिफरेंस क्लियर हुआ, ए पार्ट पहला डिफरेंस हो गया हमारे पास. अब हमने कहा मेल कोन में, मैं सिंपल सा लिखूंगी डायरेक्ट, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल, यहाँ पर मेगास्पोरोफिल, यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम, integumented megasporangium called ovule, microspore mother cell, megaspore mother cell. Go for the task of the sporic meiosis. 4 microspores and megaspores. Microspores and megaspore go for endosporic germination.
and produce pollen grain. B. 4-celled in Pinus and 3-celled in Cycas. एक प्रोथैलियल सेल कम कर देंगे साइकस में, पोलन ग्रेन. ठीक है, राइट. अगर हम पोलन ग्रेन के बारे में डिफाइन करते हैं, सी पार्ट, विंग्ड इन, विंग्ड एंड येलो इन, किसमें मिलेगा हमें? पाइनस. और नॉन विंग्ड इन, नॉन विंग्ड बट सीलिएटेड, सीलिया मिलते हैं बहुत सारे, बट सीलिएटेड इन साइकस. सीलिएटेड की जगह फ्लैजेला भी बहुत बार लिख दिया जाता है, राइट. बहुत सारे फ्लैजेला इसीलिए मिलते हैं ताकि मूव कर सके, राइट. दैट्स बेसिकली इन द केस ऑफ द साइकस. फाइन. यहां से हमने बनाया एंडोस्पर्म N, पोलन ग्रेन N, राइट. मेगास्पोर N, माइक्रोस्पोर N. जो हमारे पास एंडोस्पर्म बना, राइट, उसमें हमने बेसिकली आर्किगोनियम दिए, ऊस्फेयर दिया, राइट. सो D, लीस्ट नंबर ऑफ आर्किगोनियम इन साइकस, but 2 to 8 in Pinus, right. Now we say go for the task of the anemophily plus direct pollination, दोनों ही में सेम रहेगा, that is no stigma. This will move over here and ultimately go for the task of the syngamy, right, that is fertilization. We have the formation of the zygote with us. यहाँ से zygote बना. Now the zygote which is being formed will follow meroblastic and endoscopic development. Forms the embryo. Embryo बना, D तक हो गया था ना हमारा डिफरेंस, E पॉइंट. मल्टी कॉटिलिडनरी किसमें? Pinus, but dicotyledonary in Cycas. Cycas में dicotyledonary, दो cotyledon है Cycas के पास, right. Dicotyledonary in Cycas, multicotyledonary in Pinus. Embryo के बाद we will go for the ripening of ovule. ओव्यूल की राइपनिंग से हमने बना लिए सीड्स, राइट. F पॉइंट, सीड विंग इन पाइनस, एब्सेंट इन seed wings, absent in cycas. Seed will go for germination and lead to the development of the plant A or plant B. समझ आई लाइफ साइकिल बच्चा? तो अगर हम लाइफ साइकिल देखें, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या है हमारे पास? कौन सी लाइफ साइकिल फॉलो कर रहा है? डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्या फॉलो कर रहा है हमारे पास? डिप्लॉन्टिक. डिप्लॉन्टिक. गेमेटोफाइट का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है ना, इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट, इट्स कंप्लीटली इनसाइड. तो अगर हम कहते हैं इफ गेमेटोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट,
एंड कंप्लीटली डिपेंडेंट होने के साथ formed inner to the mother body. With reduced nature. तो ये हमारे पास क्या शो करता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. No alternation of generation. Completed यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से. Right, the whole life cycle for the gymnosperm, for the pinus, cycus. Right, everything. अच्छा, कभी भी पूछा जाए largest, right, whenever question will say largest female कौन, largest male कौन, largest egg, right, सब कुछ cycus. जाना है यहाँ तक? मैम स्क्रॉल अप कर दो. Right, so this is where we complete with the gymnosperm as well. Right. अब बस इसके दो मेंबर्स बताने हैं आपको. क्लासिफिकेशन के बस नाम के, नेम ऑफ टू मेंबर्स, एंड देन वी विल वाइंड अप द टॉपिक फॉर जिम्नोस्पर्म. सैटरडे में एनजीओ अलग करके वी विल स्टार्ट विद दी, अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट के साथ, खत्म करके चैप्टर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स. हो गया. डन है बच्चा सबका? एवरीवन कंप्लीटेड? नाउ क्लासिफिकेशन जो हमने जिम्नोस्पर्म का किया है, वो हमने मेनली 5 ऑर्डर्स में किया है. क्लासेस हमें क्लासेस के आपकी जीनस और इसके अंदर क्लासेस हमें बहुत कम मिलेंगी क्योंकि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं मेंबर्स. तो वी जस्ट टेक इट एज दी 5 ऑर्डर्स. 5 ऑर्डर्स हमने रखे. सबसे पहला जो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट है, टेरिडोस्पर्मेल्स, ऑल्सो कॉल्ड सीड फर्न्स. ये ऐसे फर्न्स थे जिन्होंने सीड बनाना शुरू कर दिया था. राइट, तो दे आर डिफाइंड एज दी, जस्ट इनके बारे में एक ही पॉइंट याद रखना, कोई मेंबर याद नहीं रखना इनके बीच में. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइल एंड जिम्नोस्पर्म. ये भी मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप अगर ध्यान हो तो इवोल्यूशन के अंदर एक बायोलॉजिकल ट्री पढ़ते हो 12th में, वहां पर ये नाम आते हैं, तो यू जस्ट नो अबाउट इट. राइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के अंदर पहली कैटेगरी टेरिडोस्पर्म्स, दूसरी कैटेगरी कॉनिफरेल्स. अब ये हमारे पास मेन ग्रुप है. राइट, क्योंकि इसके लिविंग मेंबर्स हैं. तो ये अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो दिस इज द एक्सटिंक्ट ऑर्डर. ये ऑर्डर एक्सटिंक्ट हो चुका, इसके मेंबर्स अभी लिविंग नहीं. कॉनिफरेल्स में हमारे पास मेंबर आता है पाइनस एंड सेड्रस. जो क्रिसमस ट्री होता है ना, उससे हम कहते हैं, राइट, पाइनस एंड सेड्रस. सी हमारे पास आता है साइकडेल्स. इसके मेंबर भी लिविंग है साइकस के, जिसमें से साइकस रेवोल्यूटा इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल. इसे हम नाम देते हैं लिविंग फॉसिल क्योंकि अधिकतर मेंबर इसके डेड हैं. राइट, लेकिन कुछ मेंबर्स हैं जिनको हम आज भी पढ़ रहे हैं, राइट, लिविंग फॉसिल्स. डी कैटेगरी आती है हमारे पास ग्नीटेल्स. इसमें मेंबर है ग्नीटम. ये नाम अगर याद हो तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम. इफेड्रा एंड वेल्विशम. राइट, क्या होते हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट बताओ. कनेक्टिंग लिंक होते हैं साइकस और पाइनस में. नहीं बेटा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म जिम्नो और एंजियो में and angiosperm because they have vessel development.
vessels development. They have vessels development, right? They have features similar to that of the angiosperm, based on which in members को हम connecting link कहते हैं between gymnosperm and angiosperm, gnetum, ephedra and velvation, right? And E हमारे पास member हो गए गिंकोल्स, जिसमें मेंबर आता है हमारे पास गिंको बाइलोबा, अगेन कॉल्ड लिविंग फॉसिल. इसकी एक ही स्पीशी लिविंग है अभी क्योंकि, राइट, एंड इट्स द वन which is called as a connecting link between साइकस एंड पाइनस. कैसे? शो शूट डायमॉर्फिज्म. लॉन्ग शूट ड्वार्फ शूट शो करता है शूट डायमॉर्फिज्म. किसके जैसा? लाइक पाइनस. ठीक है, पाइनस के जैसा फीचर हो गया कि भाई शूट डायमॉर्फिज्म को शो करेगा, राइट. फिर उसी के बाद नीडल शेप लीफ नहीं मिलती. अगर नीडल शेप लीफ नहीं मिलेंगी तो ऑब्वियसली किसके जैसा फीचर हो गया हमारे पास? इट इज गोइंग टू हैव दी फैन शेप लीफ, right, having the fan shaped leaves and dioecious, और dioecious भी है. और dioecious कौन था हमारे पास? साइकस. तो ये फीचर साइकस के जैसा, एक फीचर पाइनस के जैसा. That's why we say in this condition for them. याद रहेगा पॉइंट यहां तक? फाइन, राइट. अब इसी में ही एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, राइट, जो ध्यान रखना है इसके अंदर. सम ऑफ द टाइम, राइट, क्वेश्चन आ जाता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के बारे में. यू कैन से लाइन डिटेलिंग नहीं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू. इट इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्मिक लीफ. लीव्स में मिलता है, राइट, and perform the function of lateral vein. जो veins होती है ना, वेन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि प्रॉपर वेनेशन तो हमें इसके अंदर मिलती नहीं है, राइट. दैट्स व्हाई, इसी वजह से. ठीक है, राइट, याद रहेगा पॉइंट. फाइन टिल हियर, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द होल जिम्नोस्पर्म्स, राइट. सो हमने देखो यहाँ पर वी से स्पाइनस लाइफ साइकिल में ये पूरी जिम्नोस्पर्म की कंप्लीट लाइफ साइकिल, दैट्स द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल विद नो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट. एंड दीज ऑल द थिंग्स व्हिच आर बीइंग देयर, राइट, जो फॉलो अप हुई हमारे पास, फाइनल डेवलपमेंट हमने कर दी, राइट. फिर उसके बाद डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट, क्योंकि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट रिड्यूस्ड है और एंडोस्पोरिक है. 5 सेल्ड मेल गेमेटोफाइट पाइनस. 5 सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका जब जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है ना मेल गेमीट में, द 5 सेल. अदरवाइज इसको आप 4 सेल्ड भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट. और 3 सेल्ड इन द केस ऑफ दी साइकस. ठीक है, और मल्टीसेलर एंडोस्पर्म फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट है. फर्स्ट टाइम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी पाइनस में मिली थी हमें. सीड बाइटेक्मिक है, पेरिस्पर्मिक है, एंडोस्पर्मिक है, कैरी एम्ब्रियो एज अ प्रोजेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. एवरीवन नो, राइट. एम्ब्रियो को हम नाम क्या देते हैं? एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज द प्रोजेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, राइट. नेक्स्ट जनरेशन का प्रोजेनेटर, नेक्स्ट जनरेशन लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो एम्ब्रियो. एंड इफ वी विल से जाइगोट, तो जाइगोट हमारे पास क्या है? इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये कनेक्टिंग लिंक है हमारे पास बिटवीन 2 जनरेशंस. 2 जनरेशंस के बीच में कनेक्टिंग लिंक हमारे पास जाइगोट है, राइट. एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में चेंज किसकी वजह से होती है? जाइगोट की वजह से, राइट. दैट्स व्हाई. तो हमने कहा यहाँ पर मल्टी कॉटिलिनरी पाइनस के अंदर, साइकस के अंदर बाइकॉटिलिनरी इन नेचर. फाइन. देन वी विल से ग्नीटेल्स कनेक्टिंग लिंक एंजियोजिम्नो, गिंको बाइलोबा, साइकस एंड पाइनस, राइट. जो पॉइंट्स हमने लिखे इसके अंदर. अब आ जाते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में.
राइट, लास्ट पॉइंट फॉर द जिम्नोस्पर्म। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें बेटा तो पाइनस गियार्डियाना का नाम याद रखना है, चिलगोजा, एडिबल इन नेचर, रोस्टिंग के बाद खाते हैं ना चिलगोजा सीड्स को, राइट, सो दे आर एडिबल इन नेचर, सीड्स ऑफ द पाइनस गियार्डियाना। राइट, टिम्बर में सॉफ्ट वुड की प्रोडक्शन, हमेशा याद रखना सॉफ्ट वुड बनाने के लिए, सॉफ्ट वुड प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं जिम्नोस्पर्म्स को, राइट, एज लीस्ट फाइबर, फाइबर बहुत कम है एंड वेसल्स नहीं, इसी वजह से, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर लाइट फर्नीचर और पैकिंग केसेस, राइट, रेलवे स्लीपर्स, इन सबको बनाने के लिए हम यूज करते हैं। पेपर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर के लिए भी नंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म वुड को यूज किया जाता है सेलुलोज एक्सट्रैक्शन के बाद, राइट। पाइनस की जो नीडल शेप लीव्स हैं फाइबर बोर्ड्स बनाने में भी काम आती हैं, पैकिंग केसेस बनाने में भी काम आती है, क्योंकि बहुत पतली पतली होती है, तो नीडल शेप लीव्स को हम यूज भी कर सकते हैं, right. Ephedrine, right, is ephedra, a gymnosperm, right, and it's being the one जो respiratory ailment asthma disorders को treat करने के लिए use किया जाता है, right. So for treating the asthma respiratory disorders को treat करने के लिए drug use करते हैं, right, that is being called as the ephedrine, जिसको मैंने नाम क्या दिया ephedrine, right. और Taxol तो I hope सबको पता होगा, anti cancerous drug extract from the Texas की bark से हम extract करते हैं as secondary metabolite, right, secondary metabolite की तरह हम इसको extract करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया विच इज कॉल्ड एज द टेक्सोल, राइट, ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द टेक्सस। कंप्लीटेड यहाँ तक बचा एवरीवन, राइट। सो क्लियर विद द होल जिम्नोस्पर्म। मैम स्ट्रॉबेरी किसे कहते हैं? स्ट्रॉबेला बेटा कोन को ही कहते हैं, राइट, लेकिन वो हमारे पास होमोस्पोरस फॉर्म्स में होते हैं, हेटेरोस्पोरस में कोन या लैक्स। ओके मैम। टिश्यू का फंक्शन बताना। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू वेन का ही है, क्योंकि इसमें वेन्स प्रॉपर्ली दिखते नहीं है हमें, तो बिल्कुल एक तरह से काम होता था फूड और वाटर को डिस्पर्स करना टू ऑल द लीव्स, जितने भी सेल्स पास पहुंचाना, सेम इसका भी काम होगा, ऑल द नियर बाय सेल्स को, राइट, पूरी तरीके से वाटर मिनरल का कंडक्शन करने में हेल्प करना। मैम, हाँ जी मैम ये आज वाला पीडीएफ सेंड कर देना प्लीज। हाँ बिल्कुल, राइट। कंप्लीटेड यहाँ तक पॉइंट बेटा अच्छे से, राइट। सो नाउ इन द कमिंग सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.